नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रवादी कौन है जो विनेश के साथ खड़ा है या विनेश की हंसी उड़ा रहा है? राष्ट्रवादी कौन है जो देश की आपदाओं के वक्त में देश के साथ खड़ा है या अय्यासियां कर रहा है, बातें बना रहा है? राष्ट्रवादी कौन है जो लोकतंत्र के साथ खड़ा है या लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़ा है? राष्ट्रवादी कौन है जो भारत में अल्पसंख्यकों पर हिंसा करता है या दूसरे देशों में हमारे भारतवंशियों के ऊपर होते अत्याचार पर उनसे लड़ने को तैयार? कौन है? सवाल यह खड़ा है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिंदुस्तान के अंदर बार बार हिंदू जाग गया और ये सारी बातें करते हैं। अब जब बांग्लादेश में तमाम हिंदू मारे जा रहे हैं और तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं जाते? हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए? नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको क्या कहना था तो मैंने कहा, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। उद्धव जी, एक विषय मुंबई महाराष्ट्र, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं उसके ऊपर। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा दी ना। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। यदि उनके वेल विशर हैं तो अपनी सेना को वहां भेजकर क्यों नहीं कंट्रोल करते? संयुक्त राष्ट्र संघ में सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि जिस तरह की साजिशें रचते हैं ये सिर्फ सत्ता के लिए। आज उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ दिल्ली आए थे और वहां आकर कांग्रेस परिवार के सदस्यों के साथ मिले, नेता प्रतिपक्ष से मिले, राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उन्होंने तमाम सारी चर्चाएं की, राजनीति पे भी, देश पे भी और देश के हालात पर भी। आज सलमान खुर्शीद ने सचेत किया कि जब लोकतंत्र की आवाज के साथ खिलवाड़ होता है तब जनता लड़ती है। बांग्लादेश में यही हुआ। वहां पर लोकतंत्र से खिलवाड़ होने लगा था। चंद सालों में वहां की सरकार तानाशाह हो गई थी, देशवासियों को ही गद्दार बताने लगी थी और न जाने क्या क्या। तो अब देश ने बता दिया कि तुम अकेले देश नहीं हो, देश हमसे है। और उन हालात को आज भारत में बनते हुए हम देख रहे हैं। भारत में वही हो रहा है। यही बात तो उद्धव ठाकरे ने कही कि बांग्लादेश में जो हुआ वो वहां के जनता की आवाज। आज यहां की जनता की आवाज क्या है? यहां की जनता की आवाज यही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकना चाहते, इसीलिए उसने बहुमत नहीं दिया। लेकिन इधर उधर जुगाड़ करके सरकार बन गई। अब वो सरकार मनमानी पे उतरी हुई है, बेईमानी पे उतरी हुई है, साजिशों पे उतरी हुई, बदला लेने की नीयत से काम कर रही है। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश का मान घटा रही है।
तब सवाल खड़े होते। सवाल इसलिए भी, विनेश फोगाट जब सिल्वर मेडल जीती तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई नहीं दी। कल जब पूरा भारत देश की बेटी विनेश को ओलंपिक के फाइनल में जाने पर बधाई दे रहा था, तो मोदी सरकार का अहंकार किसी कोने में कुंठित बैठा था। नेता अभिनेताओं को जन्मदिन की बधाई देने वाले मोदी जी ने देश के लिए लड़ने वाली बेटी की जीत पर एक ट्वीट तक नहीं किया। और आज विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई होने की खबर आते ही मोदी जी ट्वीट करने लगे। सांत्वना देने का दिखावा करने वाले मोदी जी, पूरा देश आपके और पूरी भाजपा सरकार के इस छलावे को देख रहा है। अचानक फाइनल से बाहर होने के बाद विनेश की मेहनत और प्रतिभा को पहुंची इस ठेस पर पूरा देश सिर्फ दुखी नहीं बल्कि मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन मात्र संयोग है या साजिश। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग, उनके समर्थक किस तरीके से चिढ़े बैठे थे आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन चंद घंटों बाद ही अचानक कुछ ऐसा होता है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यह कह के कि उसका वजन 100 ग्राम बढ़ गया है। 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हमारा ओलंपिक संघ, उसकी अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ की? पीटी ऊषा, जो भारतीय जनता पार्टी की है। राज्यसभा सदस्य बनाया है नरेंद्र मोदी ने। वो उनके लिए संघर्ष नहीं करती है, बातें बताती है। वहां पर जो वहां के मुख्य चिकित्सक हैं वो नहीं करते हैं, बातें बताते हैं, कमियां गिना रहे हैं अपने एक खिलाड़ी की। और विनेश फोगाट के डाइट का, विनेश फोगाट के कोच के तौर पे और दूसरी तरीके से जो निजी स्टाफ था वो किसका दिया हुआ था? वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, खेल मंत्री, उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया था। चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।
वो कहते हैं हंगरी का वह कोच दिया गया, वो फिजियोथेरेपिस्ट दिया गया, वो चिकित्सक दिया गया, डाइटिशियन दिया गया। यदि ये सब दिए गए थे तो अचानक 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया? जो कल तक 4 बार की विश्व चैंपियन को हराती है, एक झटके में हरा देती है, विनेश एक झटके में उसे हरा देती। सोचिए, इतनी शानदार खिलाड़ी, पहली खिलाड़ी थी जो फाइनल में हिंदुस्तान की खिलाड़ी थी जो चयनित हुई थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई कर दी गई। जबकि जिस रूल 11 में वो डिस्क्वालीफाई की गई है, उसी में प्रोविजन है कि वो चाहती इंडियन ओलंपिक संघ यह कह देता कि वो इंजर्ड है और वो खेलने से मना कर देती, और तो उसका सिल्वर मेडल सिक्योर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसे जबरन डिस्क्वालीफाई कराया गया। ठीक है, वो गोल्ड नहीं लाती, सिल्वर लेके तो आ जाती, सिल्वर लाने वाली भी पहली महिला होती, लेकिन उसे यह नहीं किया गया। गेम कहां हो रहा है? गेम हो रहा है पेरिस में, जो फ्रांस में आता है। फ्रांस के राष्ट्रपति किसके दोस्त हैं? नरेंद्र मोदी। राफेल घोटाला हुआ था, उस घोटाले में कौन कौन शामिल था? नरेंद्र मोदी और फ्रांस का यही राष्ट्रपति। अब आप इससे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच रुकवाई गई और सब कुछ किया गया, वहां पर जांच हो रही थी, उस राष्ट्रपति ने उसको रुकवाया और सारी चीजें आने के बाद बचा दिया गया। तो ओलंपिक का मेजबान क्या कर सकता है? उस कमेटी ने सबसे अहम उस खेल को समझिए कि क्या ऐसा कर दिया गया विनेश के साथ कि अचानक उसका वेट 100 ग्राम बढ़ गया। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में सदस्य हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी पेरिस गई हुई हैं, वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रही? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उसको विड्रा कराइए और उसके साथ अन्याय मत कीजिए? उसकी अपील क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से आहत थी कि विनेश जीत गई है। विनेश की जीत भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार लग रही थी, नरेंद्र मोदी को अपनी हार लग रही थी, अमित शाह को अपनी हार लग रही थी, क्योंकि उनके सांसद और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने यौन उत्पीड़न किया था लड़कियों का। उसको, उस पूरी लड़ाई को विनेश ने आगे बढ़ाया था। सड़कों पर लाठियां खाई थी, सड़क पे घसीटी गई थी और तमाम सालों संघर्ष किया है। 2016 से वो संघर्ष करती आ रही है, कभी किसी नाम पे, कभी चोट लगने के कारण, कभी किसी कारण से, लेकिन वो लड़ती रही देश के लिए। और फिर इतने के बाद भी गई, सारे सिस्टम ने, सारे विपरीत हालात में वो गई और उसके बावजूद उसके साथ इतनी बड़ी साजिश हुई। हमारी पहलवान बेटी विनेश फोगाट सदमे में हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। वो कई दिनों से तपस्या जैसा कर रही थी, पानी नहीं पी रही थी और तमाम सारी चीजें कर रही थी जो उसे डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार नपुंसक है, हमारा प्रधानमंत्री निकृष्ट है और झूठा है। प्रधानमंत्री या हमारी सरकार ने अपनी प्लेयर के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। वहीं नॉर्वे की एक खिलाड़ी जो डिस्क्वालीफाई की जाती, लेकिन नॉर्वे उस पर स्टैंड लेता है और नॉर्वे सरकार कहती है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया तो हम ओलंपिक का बायकॉट करेंगे। छोटा सा नॉर्वे ये धमकी देता है और ओलंपिक संघ झुक जाता है, उसे वापस ले लेता है। लेकिन हमारी खिलाड़ी को
पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसे जो वो सिल्वर जीत चुकी थी, ब्रॉन्ज जीत चुकी थी, वो भी नहीं मिलेगा। और वही नहीं, पूरे ओलंपिक गेम में सबसे पीछे चली गई। सोचिए उसकी रैंकिंग की क्या स्थिति। यह उसे नीचा दिखाने की साजिश नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से उसके खान पान, दूसरी चीजों पर नियंत्रण नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के हाथ में था, कोई उसके हाथ में नहीं था। और उसने पहले ही बताया था कि मेरे साथ साजिश हो सकती है, मेरे खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार होगा, देखने को तैयार होगा। इस देश में झूठी गंदी राजनीति होती है। यही वजह है कि राहुल गांधी को यह बात कहनी पड़ी। विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में भी अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश। आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। जब राहुल गांधी यह कहते हैं तो वह ओलंपिक संघ उसके लिए लड़ता नहीं है, विनेश को डिस्क्वालीफाई करने के फैसले के साथ खड़ा हो जाता है। यह भारत है कि प्रियंका गांधी को कहना पड़ता है उस लड़की के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो विनेश के लिए। प्यारी बहना विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम पर पहुंची वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना, आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ढेर सारा प्यार, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी यह कहती है। अखिलेश यादव भी उसके लिए प्रेज करते हैं, लेकिन वो पप्पा जो कहे जाते हैं वार रुकवा देते हैं, वो अपनी विनेश को नहीं बचा सकते। सिर्फ विधवा विलाप करते हैं। उनका विधवा विलाप अपने आप में शर्मनाक दिखता है। और वो विधवा विलाप भी अंग्रेजी में करते हैं। क्यों अंग्रेजी में करते हैं? वही लोग हैं ना जो कहते थे इंडिया इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्दों को बदल देंगे, और तब भारत लिखने लगे थे। तो जब सड़कों के नाम और इनके नाम इंग्लिश से बदलते हैं तब इंग्लिश में विनेश को लिखते हैं। यह नरेंद्र मोदी। यह जान लीजिए, साजिशें कहीं और से नहीं, एक ही जगह से रची जाती हैं, यानी वही लोक कल्याण मार्ग से। दूसरी तरफ दुनिया के एक बड़े खिलाड़ी वो कहते हैं जॉर्डन कि इसमें रूल में सिस्टम है, चेंज किया जा सकता है, किसी के साथ अन्याय होने से बचाया जा सकता है, लेकिन कौन चाहता है कि यह अन्याय ना हो? मोदी के लिए शायद यही अन्याय, इस दुर्भाग्य को लिखा जा रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वह जनता की आवाज। इसीलिए सलमान खुर्शीद कहते हैं कहीं वही जनता की आवाज
यहां न उठ जाए। यह अन्याय की पूरी वो चल रही है, और जब अन्याय हो रहा हो, इस तरह का खेल चल रहा हो, तब आप समझ सकते हैं विनय से क्यों। तो नरेंद्र मोदी जो ट्वीट नहीं करते हैं उसके जीतने पर सिल्वर, वो अचानक ट्वीट करते हैं उसके अयोग्य हो, इतनी जल्दी एक्सपर्ट की तरीके से, यानी लिखा रखा था कि क्या स्क्रिप्ट है। ऐसी स्क्रिप्ट चुनाव के दौरान की गई। 79 सीट किस तरीके से बेईमानी से जीती गई है, इसको लेकर के संदीप दीक्षित ने बड़ा बेहतरीन बताया। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7 सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज पे 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, सवा 7 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाजा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता ने नकार दिया था, लेकिन जिस तरह से बेईमानी से सीटें जीती गई, चुनाव आयोग जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता था और बेईमानी पर उतर आया, जिस तरीके से पूरी मशीनरी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रहे थे, जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए गए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध तो घोषित करता है लेकिन उसके नाम पर हुए धांधली की जांच कराने को तैयार नहीं होता है, जिस तरीके से बच्चों जो पेपर लीक मसले हैं उनमें जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने की दिशा में काम नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, और जब उस सरकार के इशारे पे सब चलते हैं तभी हम बांग्लादेश बनते हैं। आज हिंदुस्तान के आसपास पड़ोसी 8 देश हैं, 8 में से 3 मरे हुए देश भारत के कुछ साथ हैं, मित्रवत हैं, नहीं तो कोई एक देश, 5 देश खिलाफ। एक भूटान जो भारत पर ही आश्रित है इस कारण से, तो वो कभी कभी चीन के भी पक्ष में चला जाता है। दूसरा नेपाल, नेपाल भी आश्रित है बहुत हद तक, लेकिन वो भी चाइना के पक्ष में चला जाता है। श्रीलंका, वो भी कमोबेश काफी हद तक कई चीजों में आश्रित है, इसलिए हमारे साथ है, लेकिन फिर वो भी कहीं ना कहीं झुक जाता है चीन के साथ।
इसके अलावा पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। मम्यार में सैन्य शासन हो गया है, वहां की सरकार उखाड़ फेंकी गई है और वह भी हमारे खिलाफ है। मालदीव हमारे खिलाफ है और बांग्लादेश एक हमारा मित्र था, वो बांग्लादेश भी अब हमारे विरोधियों के हाथ में आ गया है। हमारी हैसियत यह नहीं है कि हम वहां पे अपने हिंदू मित्रों के साथ होते, साथियों के साथ होते अत्याचार को रोक सकें। वहां के लोग अच्छे हैं, मैं कहूंगा लोग उन्हें बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग कहलाते हैं जो सहिष्णु होते हैं, जो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी है, वहां भी। तो वह, इसके बाद चाइना हमारे खिलाफ पहले से ही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पड़ोस में हमारे कोई एक देश नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जितने हो, सब हमारे खिलाफ। हमारी जो विदेश नीति है वो फेल हो चुकी है और हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कभी चीन से, कभी पाकिस्तान से, कभी कहीं और से, और अमेरिका बैठ के उस साजिश में हिस्सेदार होता है तो कभी कोई और होता है, और वही हमारे देश की सरकार भी चला रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि इस देश को नरेंद्र मोदी ने असल में पनौती बना दिया है और इसीलिए अब यह डर है कि कब यहां की जनता का जमीर जागा तो नरेंद्र मोदी को शरण कौन सा देश देगा, यह देखना होगा। जय